तो यार सबसे पहले हम अब अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। हम हमेशा हमारी पढ़ाई इससे करते हैं कि यार आई लव केमिस्ट्री। भाई हम इससे शुरू करेंगे कि आई लव केमिस्ट्री, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, वो बात क्या है, ये कैसा मैंने हाँ बनाया यार हिंदी की मेरी, हम बदलेंगे, ये एनके गुप्ता सर ने बचपन से हमारे रूम्स में चिपका रखा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो आपका जब नजरिया बदलेगा ना केमिस्ट्री की तरफ, जब आप उससे प्यार करने लगोगे तो केमिस्ट्री भी पलट के आपसे प्यार करेगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आई लव केमिस्ट्री, पहली चीज। दूसरी चीज SDY, काले पे काले, सही नहीं लिखा आएगा तो ये मैं लिख देता हूं S, यहां पे ये D और यहां पे ये Y। पहले हौले हौले समझेंगे, फिर नोट्स पढ़ के देखेंगे, और फिर जब सब समझ में आ जाएगा, पता हो जाएगा यार सिलेबस में क्या क्या है, हमको क्या क्या समझ में आ गया है, फिर हम याद करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम याद करेंगे। तो यार हम मेटलर्जी शुरू करते हैं। ठीक है, और तो जो मेटलर्जी है इट इज ऑल अबाउट मनी। मेटलर्जी एक इंडस्ट्रियल टॉपिक है। बहुत सारे आपको आगे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे कि सर ये प्रोसेस ऐसा ही क्यों होता है, कोई भी प्रोसेस मेटलर्जी में ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि वो सस्ता होता है। जो सबसे सस्ता होगा वही प्रोसेस अपनाया जाएगा। जो प्रोसेस एंड टू एंड सबसे सस्ता होगा वो प्रोसेस ही अपनाया जाएगा। ठीक है, जो प्रोसेस एंड टू एंड सबसे सस्ता होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो सस्ता है वो ही चलता है मेटलर्जी में, रीजन नहीं होते। 4 प्रोसेस होंगे, एक क्वालिटेटिवली बहुत अच्छा होगा, प्योरिटी बहुत ज्यादा आ रही होगी, इतनी प्योरिटी की मार्केट को जरूरत नहीं है, रेट बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वो प्रोसेस डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। मैक्सिमम प्योरिटी इन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो वो हमारा मेटलर्जी का प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि ये सवाल पूछते रहते हैं, सर ये क्यों, ये कैसे, क्या, फलाना ढिमाका, तो इसलिए बोल रहा हूं कि जो प्रोसेस है उनको हम इन डेप्थ समझेंगे, बट वही प्रोसेस क्यों चूज किया, क्योंकि इंडस्ट्रियली और हिस्टोरिकली वो वैसा ही डेवलप हुआ है। ठीक है, किसी भी मेटल को प्योर करने की साइकिल क्या होती है, कोई भी मेटल को हम कैसे प्योर करते हैं, सबसे पहले आप इम्प्योर मटेरियल लेके आते हो, फिर उसका एक फर्स्ट लेवल की क्लीनिंग करते हो, जो गंदीवाड़ा मचा होता है, मिट्टी होती है, ये होता है, वो होता है, उसको सफाई कर देते हो आप फिजिकल प्योरिफिकेशन मेथड से, सेपरेशन मेथड से और केमिकल सेपरेशन मेथड से। फिर आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, फिर आप उसको रिड्यूस करते हो मेटल में, और फाइनली आप उसका प्योरिफिकेशन करते हो। तो हर मेटलर्जी में, हर मेटल की मेटलर्जी में 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप ओर आइडेंटिफाई करते हो। क्या आइडेंटिफाई करते हो, ओर आइडेंटिफाई करते हो, इसकी डेफिनेशन अभी अपन देख लेंगे। फिर आप उसको प्योरीफाई करते हो केमिकल या फिजिकल सेपरेशन मेथड से, फिर आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, फिर आप उसको रिड्यूस कराते हो। भाई ऑक्साइड से मैं रिड्यूस कराऊंगा तो मेरे को मेटल मिल जाएगा जो इम्प्योर होगा, फिर मैं उसका प्योरिफिकेशन करा लेता हूं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्योरिफिकेशन के, वो हम सारे मेथड आज देख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें सबसे कॉमन मेथड होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यार वो कंपाउंड मेटल जो नेचर में फाउंड होता है उसको हम बोलते हैं मिनरल। जैसे मान लो मेरे को कहीं भी किसी भी रॉक में आयरन मिल गया थोड़ा सा भी, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा कि यार इसमें आयरन है, तो ये आयरन का मिनरल है। कोई सा भी कंपाउंड, मैं ये नहीं सोचता कि उसमें से ये मेटल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं तो बस ये बोलता हूं कि यार इसमें ये चीज पाई गई है, तो मैं उसको उसका मिनरल बोल देता हूं। पर वो वाले मिनरल जिससे मैं एक मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, उसको मैं ओर बोलता हूं। क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से भी बन जाते हैं। ठीक है, क्या ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस होता है। मिनरल मतलब मिनरल, हम उसमें मेटलर्जी के बारे में नहीं सोचते, पर जब हम किसी मिनरल को ओर बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यार इससे मैं बहुत कम पैसे में और बहुत आसानी से मेटल को निकाल के लेके आ सकता हूं। तो अगर ये बड़ा सेट मिनरल है, अगर ये बड़ा सेट मिनरल है, तो इसके अंदर का एक छोटा सा सेट होता है जो ओर कहलाता है। तो क्या स्टेटमेंट आता है कि सारे मिनरल्स ओर नहीं होते, पर सारे ओर मिनरल होते हैं। ये वेन डायग्राम से आप लोग समझोगे, मिनरल एक बहुत बड़ा सेट है। ठीक है, हमारे पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से भारतीय कौन होते हैं,
जो 133 करोड़ लोग हैं वो भारतीय हैं, पर हर भारतीय इंसान भी तो है, तो वही वाली बात है। तो जो और है वो भारतीय हो गए और जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो सब हो गए मिनरल। ठीक है, अब दो तरह से ओर्स पाए जाते हैं। एक तो नेटिव ओर्स होते हैं जो अनरिएक्टिव मेटल्स के होते हैं। नेटिव मतलब जैसे मेटल है उसी स्टेट में हमको ये मिल जाते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये नेटिव ओर्स की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये किसकी तरह से एग्जिस्ट करते हैं? ये नेटिव ओर की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ये जितने भी अपने अनरिएक्टिव मेटल्स है ये नेटिव ओर की तरह से करते हैं, और बाकी मेटल कंबाइंड फॉर्म में हमको मिलते हैं तो वो कहलाते हैं कंबाइंड ओर। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, बहुत सारे, ज्यादातर मेटल रिएक्टिव काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो नेटिव ओर में नहीं मिलके हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, चले आगे। चलो, तो अब जो और हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, इंडस्ट्रियली अगर हम देखें तो तीन तरह के ओर से एक्सट्रैक्शन होता है। सबसे कॉमन होते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। ऑक्सीडाइज्ड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो या तो आप एमओ बना सकते हो मतलब सीधा ऑक्साइड, या आप MCO3 बना सकते हो तो कार्बोनेट, पर इसमें भी ऑक्सीजन तो है, या आप फॉस्फेट टाइप की चीज बना सकते हो। ठीक है, MPO4 3- ऐसा MPO4 टाइप का बना सकते हो, इसमें भी ऑक्सीजन है, या आप सिलिकेट बना सकते हो, MSiO4 टाइप की आप चीज बना सकते हो। तो ये सारे कहलाते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, जिसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। जिनमें सल्फाइड्स होते हैं, जैसे मान लो FeS.Cu2s, ये हो गया सल्फर का ओर, या फिर गलेना PbS, तो ये हो गया सल्फ्यूराइज्ड ओर्स। हेलाइड ओर्स कौन से होते हैं? जैसे MgCl2। मैग्नीशियम का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम MgCl2 से करते हैं। ठीक है, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मैग्नीशियम का तो MgCl2 से करते हैं, तो ये अपना हो जाता है हेलाइड का ओर। एक और जो है, जब हम उसको निकालते हैं, देखो होता क्या है कि हम माइंस में जाते हैं। ठीक है, माइंस होते हैं बहुत बड़ी बड़ी, जहां पे एक मेटल इकट्ठा होता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वहां पे बुलडोजर ले जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें ले जाते हैं, और पूरे थान के थान उठा के एकदम बड़े बड़े मशीनों में भर भर के ओर्स को लेके आ जाते हैं। किसको लेके आ जाते हैं? ओर को लेके आ जाते हैं। तो साथ में यार बहुत सारी मिट्टी हो गई, या गार्बेज हो गया, या दूसरी टाइप की इंप्योरिटीज मिलती हैं। उन सारी इंप्योरिटीज को हम एक स्पेशल नाम देख लेते हैं, गंग। ठीक है, वैसे इंग्लिश में गैंग बोलते हैं, याद करने की ट्रिक है गंगे। गंगे माता है ना हमारी, हर हर गंगे, वैसे ही हर मेटल में इंप्योरिटीज होती है, उसको हम बोलते हैं गैंग, और आप याद कर सकते हो इसको गंगे से। तो ये हर मेटल में होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं गैंग, गंगे। ठीक है, अब आप ओर का कंसंट्रेशन कैसे कराते हो? यार ये बात सबको चमक रही है ना, कि हमारे पास अगर मान लो मेरे पास 100 किलो का एक ओर है 100 किलो का अगर हमारे पास ओर है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कितना ही अच्छा ओर हो, ज्यादा से ज्यादा 0.2 से लेकर 1 kg तक इसमें से मेटल निकलता है। बाकी सब क्या होती है? बाकी सब गंदगी होती है। तो हमको मल्टीपल लेवल्स पे गंदगी को हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मल्टीपल लेवल्स पे गंदगी को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फिजिकल सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो मेरे पास आयरन का ओर है Fe2O3, इसके साथ मान लो ये पूरा ब्लॉक है, इसमें बहुत कम Fe2O3 होगा, बाकी गंदगियां होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बाहर की गंदगी को हटाएंगे, Fe2O3 को एज इट इज रहने देंगे। तो उसको बोला जाता है फिजिकल सेपरेशन। क्या बोला जाता है? स्टेप 1 पे हम क्या करते हैं? फिजिकल सेपरेशन। बिना ओर का केमिकल कंपोजिशन चेंज किए हुए हम उसको फिजिकली सेपरेट कर लेते हैं और बोलते हैं फिजिकल सेपरेशन। तो इसको ड्रेसिंग भी बोला जाता है, या कॉन्सेंट्रेशन भी बोला जाता है, या बेनिफिशिएशन भी बोला जाता है। तो आपको बहुत सारी जगह पर बेनिफिशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या बहुत सारी जगह पर बेनिफिशिएशन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिजिकल सेपरेशन अपने मेथड होते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, या ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, या लेविगेशन का मेथड हो गया। यार होता क्या है कि मेरा एक आयरन है, ठीक है, आयरन का मेरा ओर है, मान लो गलती से
बहुत हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमको इसमें गोल्ड की गंदगी मिल जाएगी, है ना, उसको हम गंदगी बोलेंगे क्योंकि हमको उससे आयरन चाहिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं तो आयरन की डेंसिटी, आयरन ऑक्साइड की डेंसिटी अलग होती है, गोल्ड की डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। तो जब हम इनको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे तो हम इसको तोड़ते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों में ये मुक्केबाजियां होती है, धड़ाम धड़ूम, बहुत गंदी तरह से इसकी क्रशिंग हो जाती है। स्टेप नंबर 1 पे तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तोड़ते कैसे यार, बहुत सिंपल सा उसका मेथड होता है। हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में ऐसे 2 मेटल के पीसेस ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे 2, मतलब जैसे गियर होते हैं ना कार में, वैसे 2 मेटल के पीसेस ले लेते हैं और वो ऐसे 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 ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ग्राइंडिंग का एक्शन होता है ना, किसी चीज को पीसते हैं हम, तो वैसे ग्राइंडिंग का एक्शन होता है। घर में घट्टी पीसते हैं, वैसे ग्राइंडिंग का एक एक्शन हो जाता है। तो मेटल का क्या हो जाता है, मेटल का हो जाता है चूरा। इससे क्या हो जाता है मेटल का, इससे मेटल का चूरा हो जाता है। तो सबसे पहले हम चूरा कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं यार, मान लो मेरा एक ये बहुत बड़ा मेटल का एक ओर का पीस है, ठीक है, इसमें अंदर भी तो गंदगी होगी। अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर एक पीस पे कोई सेपरेशन करूंगा तो उसको कोई असर ही नहीं होगा, गंदगी तो पूरे मेटल में है। तो जब मैं इसको तोड़ लूंगा तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, तो कुछ पीस गंदगी के वैसे अलग हो गए और के पीस बच गए। तो सबसे पहला स्टेप होता है मेटल को क्रश करना, मेटल को ग्राइंड करना, ठीक है, पक्का। आगे चले तो सबसे पहले हम क्रशिंग करते हैं और फिर हम जब क्रशिंग कर लेते हैं, मेटल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में आ गया, तो हमको ये पता है कि यार गैंग मतलब गंदगी, हरर, गंगे और के जो पार्टिकल है उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, अब ये ईसरल की पावर है यार, हम ऐसे एक वाटर का एक फव्वारा छोड़ देते हैं, ठीक है, ये पूरा भर गया। अब ऊपर से हमने हमारे उसको डालना शुरू किया, तो जो और के पार्टिकल है वो तो भारी है तो वो नीचे आ गए, और जो गंदगी है वो हल्की है तो वो ऊपर चली गई फ्लो के साथ। तो समझ में आया, दिखा, ये ईसरल की विजुअलाइजेशन की पावर है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, वापस से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। हमने यहां से पानी की बहुत तेज धार छोड़ी, ऊपर से हम और गिराएंगे जिसमें गंदगी भी है और के पार्टिकल्स भी है। और के पार्टिकल्स हैवी है तो वो नीचे आ जाएंगे, जो गंदगी है वो हल्की होने के कारण पानी के साथ बह जाएगी। तो बहुत सारी गंदगी तो ऐसे ही बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये मेथड जनरली उनके लिए होता है जो ऑक्साइड और नेटिव ओर्स होते हैं। तो जनरली जो ऑक्साइड और नेटिव ओर होते हैं उसमें गैंग के पार्टिकल्स और गैंग के पार्टिकल्स में और के पार्टिकल्स में डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर होता है दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग है, जैसे एक तो अपना मैग्नेटिक हो गया, मान लो लेट्स एग्जांपल और मेरा मैग्नेटिक है और जो मेरी गंगे है और जो मेरी हरर गंगे है वो नॉन मैग्नेटिक है। तो अगर मैं एक मैग्नेट लगा दूंगा तो वो और को अट्रैक्ट कर लेगी, गंगे को जाने देगी। तो मेरा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, ये मेरा मैग्नेटिक है तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होके यहाँ पे गिरेगा, और क्योंकि दूसरा वाला नॉन मैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्ट होगा ही नहीं, वो सीधा इधर गिर जाएगा। तो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी यहाँ पे गिर गई, मैग्नेटिक जो मेरा और है वो इससे अट्रैक्ट होके इस वाली बाल्टी में गिरेगा। वोल्फ्रामाइट इसका मेन एग्जांपल है जो इस तरह से होता है, जिसका मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। वोल्फ्रामाइट उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। चले आगे, चलो। तो ईसरल जिंदाबाद, ठीक है। तो क्रोमाइट का और हो गया FeO.Cr2O3, या फिर वोल्फ्रामाइट हो गया FeWO4 प्लस MnWO4। तो ये सारी चीजें जो है, कैसेट्राइट और हो गया, तो ये इनसे होती है। तो एग्जांपल तो साथ में लेता जाऊंगा, इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। एग्जांपल में तो मैं यार क्या ही एक्सप्लेन करूंगा, प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो, लिख लो, लिख लो, ठीक है। क्लियर है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये सबसे ट्रिकी प्रोसेस है, बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, डेंजर प्रोसेस है ये, इससे सवाल भी आते हैं। देखो होता क्या है यार, एक बार बताओ, जब मेरा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि जब मेरा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं उंगली को टेढ़ी कर लेता हूं। तो ये जो और होते ना गेलेना के जैसे, इनको बड़ा मुश्किल है, इनकी और की और इंप्योरिटी की डेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है।
इनमें कोई मैग्नेटिक इंप्योरिटी भी नहीं होती, तो अब इनको किया कैसे जाए? थोड़ी मुश्किल से। ये 100 साल में प्रोसेस डेवलप हुआ, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को 100 साल लग गए इंडस्ट्रियली वायबल होने में। तो ये बहुत तगड़ा प्रोसेस है। चाहे कॉपर पाइराइट्स हो गया, ये नाम आपको याद होना चाहिए, कॉपर पाइराइट्स नाम से आ जाता है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए है। जिंक ब्लेंड याद होना चाहिए। जितने नाम इस प्रेजेंटेशन में लिखे हैं वो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। ये सारे सल्फाइड ओर्स है। तो इनमें होता क्या है कि यार गैंग और के जो पार्टिकल्स है उनका पानी और ऑयल से प्यार अलग अलग होता है। कैसे होता है भाई? जो गैंग है वो पानी से प्यार करती है। यार गंगे और पानी, इसकी ये ट्रिक है, ठीक है। गंगे में पानी तो है, तो गंगे किससे प्यार करती है? पानी से प्यार करती है। गंगा किससे प्यार करती है? पानी से प्यार ही करती है। गंगे किससे प्यार करती है? पानी से प्यार करती है। गंगे किससे प्यार करती है? पानी से प्यार करती है। तो ये इसका क्या है? ट्रिक है याद करने का। और पानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। और ओ से शुरू होता है, इसलिए वो ऑयल से प्यार करता है। ओ किससे प्यार करता है? ऑयल से प्यार करता है। तो गंगे पानी से प्यार करती है और ऑयल से प्यार करता है, ठीक है। तो गैंग पार्टिकल जो है वो पानी के साथ रहना पसंद करते हैं, और के जो पार्टिकल्स है वो ऑयल के साथ या फिर पानी से दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। या तो ऑयल के साथ या फिर पानी से दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आया यहां तक समझ में आया? चले आगे। तो यार बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको इस मशीन को समझा देता हूं। यहां से हमने एयर का इनलेट डाला है, ठीक है। यहां से एयर अंदर आ रही है। ये हमारा स्टरर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टरर है। नीचे क्या पड़ा है? और पड़ा हुआ है। नीचे क्या पड़ा हुआ है? और पड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या पड़ा हुआ है? और पड़ा हुआ है। जब हम इस स्टरर को हिलाएंगे तो पानी के प्रेशर के कारण क्या होगा? ये और ऊपर उठने लगेगा। क्या उठने लगेगा? और ऊपर उठने लगेगा। यहां से आप देखो कि ये जो डंडा है जिससे हम हिला रहे हैं, वहां पे हवा भी अंदर घुस रही है, जो यहाँ पे छोटे छोटे होल से बाहर निकलती है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बबल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको बबल्स के बारे में एक खास बात बताता हूं। देखो ये बबल के अंदर एयर है। क्या है? बबल के अंदर एयर। तो ये जो और के पार्टिकल हैं ये अवे फ्रॉम वाटर रहना चाहते हैं। किससे अवे रहना चाहते हैं? अवे फ्रॉम वाटर रहना चाहते हैं। अवे फ्रॉम वाटर रहना चाहते हैं। तो ये और के पार्टिकल क्या करते हैं कि जाके इन एयर बबल्स में चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? जाके इन एयर बबल्स में चिपक जाते हैं। तो यहां पे होता क्या है? यहां पे बबल्स बनने शुरू होंगे। ये और के पार्टिकल्स है। ये देखो ये इस बबल पे आके चिपक गए। अब क्योंकि बबल की डेंसिटी कम है तो वो जाके पानी में तैरने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? पानी में तैरने लग जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे और के पार्टिकल्स नीचे से आते हैं और ऊपर इस तरह से चिपक जाते हैं। उनको हम एक चम्मच डाल के पूरा का पूरा इधर से निकाल के यहां पे भर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? विजुअलाइज हो गया? अब देखो यहां पे मेन जो चीज है वो बबल्स है, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्रॉथ। आपको भी पता है यार, अगर हम पानी के फुग्गे बनाते हैं और उसमें हम जैसे उंगली डाल देते हैं तो वो उंगली से फूट जाता है। तो हमको क्या चाहिए कि यार ये फ्रॉथ एक तो बहुत बनना चाहिए। जितना फ्रॉथ बनेगा, जितना झाग बनेगा, जितने फुग्गे बनेंगे, ये प्रोसेस उतना ही अच्छा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने भी फुग्गे बने हैं, जितना भी फ्रॉथ बना है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो दो चीज हो गई। तो बहुत सारे बबल चाहिए, बनने चाहिए, इसलिए हमको फ्रोथर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? फ्रोथर्स चाहिए होते हैं, जो बहुत सारा बबल बना ले। जैसे अपना साबुन होता है, साबुन में मेनली ऑयल होता है जिससे झाग बनते हैं, तो ऑयल से झाग बनते हैं। तो हमको कोई टाइप का ऑयल चाहिए होगा और वो स्टेबल रहे, इसके लिए हमको फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स चाहिए होते हैं। बस अब आगे आपको बता देता हूं सारी चीजें। तो फ्रोथर्स चाहिए,
तो वो कौन कौन होते हैं, पाइन ऑयल हो गया, कैम्फर ऑयल हो गया, ये फ्रॉथर्स की तरह से यूज होते हैं क्योंकि हमको बहुत सारा फ्रॉथ बनाना है। ठीक है, छोटी क्वांटिटी में डालते हैं, छोटी क्वांटिटी में डालने पर भी काफी सारा फ्रॉथ बन जाता है। फिर हमको फ्रॉथ के स्टेबलाइजर चाहिए, तो हम एनिलीन डाल देते हैं और क्रिसॉल डाल देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, हम एनिलीन डाल देते हैं और क्रिसॉल डाल देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक स्टेबल रह सके। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है कि हम चाहते हैं कि और मैक्सिमम वाटर रिपेलेंट हो, जितना ज्यादा वो वाटर रिपेलेंट होगा उतनी आसानी से वो हमारे फुग्गे से चिपकेगा, जितना ज्यादा वो वाटर रिपेलेंट होगा उतना आसानी से वो हमारे फुग्गे से चिपकेगा। ठीक है, जितना हमारा फ्रॉथ स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो आसानी से चिपकेगा। तो हम कलेक्टर्स भी डालते हैं, हम क्या डालते हैं, हम कलेक्टर्स भी डालते हैं, जिसमें मेन हमारा जो एग्जांपल होता है वो होता है सोडियम मिथाइल जेंथेट। तो हमको क्या याद करना है कि सोडियम मिथाइल जेंथेट हमारा क्या होता है, कलेक्टर होता है। तो तीन चीजें यहां पे हमने सीखी, एक फ्रॉथर, ठीक है, दूसरा फ्रॉथ स्टेबलाइजर और तीसरा कलेक्टर। ठीक है, तीन चीजें अभी तक हमने सीखी कि फ्रॉथर, फ्रॉथ स्टेबलाइजर और कलेक्टर। ठीक है, अब दो चीजें और होती है, एक्टिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग एजेंट्स। कई बार क्या होता है कि यार मिनरल में अगर एक सल्फाइड का ओर है, अगर एक सल्फाइड का ओर है, अगर उसमें इंप्योरिटी मतलब गंगे वो भी सल्फाइड की हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों सल्फाइड उठ के ऊपर आ जाएंगे। और अगर दोनों सल्फाइड उठ के ऊपर आ गए तो मेरी प्योरिटी तो कुछ हुई नहीं, प्योरिफिकेशन तो कुछ हुआ ही नहीं मेरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम डिप्रेसिंग एजेंट्स को यूज कर लेते हैं। डिप्रेसिंग एजेंट्स मतलब गलेना के अंदर जिंक प्लेट की इंप्योरिटी होती है तो हम NaCN डाल देते हैं इसमें। NaCN क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इसके साथ रिएक्शन करके इसका सल्फाइड और हटा देता है। ठीक है, सल्फाइड और हटा के कुछ और बना देता है। तो अब इसमें तो सल्फाइड है नहीं, तो ये हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन से कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस तो हम सोडियम मिथाइल जेंथेट को यूज कर लेते हैं NaCN के साथ, जो डिप्रेसिंग एजेंट होता है। NaCN से ZnS तो सोल्यूशन में चला गया, अब वो नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द ओर, और हमारे पास बचा गया PbS जो फ्रॉथ में पास हो जाता है जब एयर को हम ब्लो करते हैं। तो फिर जब PbS हमने हटा लिया तो हम एक्टिवेटर डाल देते हैं। यार एक बात बताओ, ZnS भी तो महंगा है, ZnS क्या है, महंगा है। अगर आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, एक के साथ अगर आपको एक फ्री मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री, तो उसको जाने थोड़ी ना दोगे। आप अपने सोल्यूशन में कोई ZnS को छोड़ के थोड़ी ना जाओगे, उसको लेके जाओगे ना। तो ZnS को दोबारा ZnS बनाने के लिए हम एक्टिवेटर यूज करते हैं। ठीक है, ZnS को ZnS बनाने के लिए हम वापस से एक्टिवेटर यूज करते हैं। तो डिप्रेसेंट से क्या हो जाता है, सल्फाइड और किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिवेटर से क्या हो जाता है, उस किसी और चीज से जो साइनाइड था उस केस में, उससे वापस से वो सल्फाइड और बन जाता है। क्लियर हो गया। चलो, अब केमिकल सेपरेशन मेथड होता है जिसमें एक ही होता है मेन, और वो होता है लीचिंग। क्या मेन होता है, लीचिंग होता है। आप एक सूटेबल रिएजेंट के साथ एक ट्रीटमेंट करा लेते हो, बहुत सिंपल सा इसका एग्जांपल है यार, सारे एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे हॉल्स प्रोसेस होता है, आप बॉक्साइड ओर को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करा लेते हो, आपका NaAlO2 बन जाता है। तो जो इसमें गंगे हैं, जो गंगे हैं वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट कौन करेगा, सिर्फ आपका उसका जो Al2O3 वाला पार्ट है वो रिएक्ट करेगा। तो आपने क्या किया कि केमिकल मेथड से Al2O3 को अलग कर लिया, क्या बना दिया, NaAlO2। पर हमको चाहिए क्या, Al2O3। तो हम क्या करेंगे, इसका पानी के साथ रिएक्शन करा लेंगे। हाइड्रोलिसिस करना मतलब पानी में डाल देना, पानी इसका बॉन्ड ब्रेक कर देगा। हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब ब्रेक कर देना। ठीक है, क्या बन जाएगा, ALOH होल थ्राइस। फिर इसको मैं CO2 से रिएक्शन करवा दूंगा, मेरा ये चीज बन जाएगी। फिर जब मैं इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा तो वापिस Al2O3 मिल गया, और ये प्योर होगा स्लाइटली। पहले वाले हमारे ओर से काफी ज्यादा प्योर ये होगा। ठीक है, पक्का, आगे चले, क्लियर हुआ। सिमिलरली साइनाइड प्रोसेस होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Ag और Au की मेटलर्जी,
Ag और Au की मेटलर्जी इज इंपॉर्टेंट। साइनाइड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आप साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बना लेते हो, Ag2S को आप 4NaCN के साथ रिएक्शन करवाओगे, ये सोल्यूशन के अंदर चल जाएगा। अगर आप इसको एब्सेंस ऑफ एयर में कराते हो, अच्छा ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि आप Ag का साइनाइड प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ एयर में क्यों कराते हो? आंसर होता है यील्ड बढ़ती है उससे। देखो अगर मैं सिर्फ ये वाला रिएक्शन कराऊंगा Ag2S + 4NaCN गिविंग दिस, तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो यील्ड कम होगी, मतलब रिएक्शन कम ज्यादा आगे जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं इसको एयर की प्रेजेंस में कराऊंगा तो एयर Na2S को खा जाएगी, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो Na2S को खा जाएगा। Na2S को खाने के कारण ली चैटलियर प्रिंसिपल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ली चैटलियर प्रिंसिपल लग जाएगा कि अगर आप प्रोडक्ट हटाते जाओगे तो रिएक्शन आगे जाती जाएगी, तो ये रिएक्शन पूरी आगे चली जाएगी। तो हम एयर इसलिए यूज करते हैं ताकि रिएक्शन आगे जाए, रिएक्शन की यील्ड बढ़ जाए। सिमिलरली आप गोल्ड के साथ करते हो, यहां पे भी आप ऑक्सीजन यूज कर लेते हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा आगे चली जाती है। ये अपना साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बन गया? साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन गया। इसीलिए इसको बोला जाता है साइनाइड प्रोसेस। क्या बोला जाता है? साइनाइड प्रोसेस बोला जाता है। तो हमने क्या किया, हमारे 5 स्टेप थे, और वहां से सेपरेशन या प्योरिफिकेशन या बेनिफिशिएशन, तो हमने ये ढूंढ लिया कि भैया बढ़िया और कौन सा है, सेपरेशन करा लिया। अब हम कन्वर्जन टू ऑक्साइड करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्जन टू ऑक्साइड करेंगे। हम क्या करेंगे? कन्वर्जन टू ऑक्साइड करेंगे, ठीक है। अब मान लो जिस ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसका तो हम करा देंगे कैल्सिनेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में रिएक्शन करा देंगे। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसकी हम करा देंगे रोस्टिंग। बीच में AIB वगैरह का रोस्टिंग बहुत चला था, वही वाली रोस्टिंग है ये। गर्म कर दिया जाता है उसको, ठीक है। क्या कर दिया जाता है? गर्म कर दिया जाता है, रोस्ट कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यार 2 तरह से होते हैं, रोस्टिंग जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसको तो हम कैल्सिनेशन से कर लेते हैं। जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है पर हमको ऑक्साइड बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम एयर की प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट के नीचे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करते हैं, पर जस्ट मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? जस्ट मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करते हैं। तो एक प्रोसेस हो जाता है सिंटरिंग का। यार देखो बहुत सिंपल से आपको एक बात बताता हूं इसमें, ठीक है, बहुत एक सिंपल से आपको बात बताता हूं। बात यह है कि जब भी हम किसी चीज की मेटलर्जी कराते हैं तो हमको 2 चीज चाहिए होती है। पहली चीज तो ये चाहिए यार, सरफेस एरिया ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? सरफेस एरिया ज्यादा हो। और दूसरा कि प्रोसेस छोटा हो, मतलब कन्वीनियंट हो, प्रोसेस कन्वीनियंट हो। सरफेस एरिया ज्यादा होने से मेरे को कोई भी रिएक्शन करानी है तो वो ज्यादा सरफेस पे होती है, ठीक है। तो सिंटरिंग में क्या होता है, मैं जस्ट मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब किसी भी मेटल को हीट करता हूं तो वो थोड़ा सा पिघल जाता है। क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा पिघल जाता है। वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा पिघल जाता है। पिघल जाने के कारण उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण रिएक्शन इजी हो जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार एक बात बताओ कि आप किसी भी रिएक्शन में, रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट क्यों करा रहे हो? ताकि मेल्ट हो गया तो यार सारा काम ही बिगड़ जाएगा। मेल्ट भी नहीं करना पर उसको पोरस भी बनाना है, तो वो पोरस हो जाए इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रिएक्शन इजी हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो रोस्टिंग, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो कैल्सिनेशन। सल्फर का रिमूव अब क्या होता है, ये रोस्टिंग है और ये कैल्सिनेशन है। जब हम रोस्टिंग करते हैं तो जो सल्फर की इंप्योरिटी है वो SO2 बन के उड़ जाती है। कैल्सिनेशन में जो भी मॉइस्चर है, मतलब पानी, वो उड़ जाएगा। आपने इतना गर्म कर दिया तो पानी तो उड़ ही जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मेटल सल्फाइड्स, मेटल ऑक्साइड है, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंप्योरिटीज आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब अपनी अपनी वॉलेटाइल ऑक्साइड बना के उड़ जाते हैं, ठीक है।
ये रोस्टिंग है और ये कैल्सिनेशन है। यहां पे क्योंकि आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है, रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन, तो जितने भी अपनी इंप्योरिटीज हैं वो सब अपने अपने वॉलेटाइल ऑक्साइड बना के उड़ जाते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, मास पोरस और इजीली वर्केबल होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। कार्बन सल्फाइड, आर्सेनिक, फास्फोरस जैसी जो इंप्योरिटीज है वो भी वेपराइज होके उड़ जाती है, वो भी वेपराइज होके उड़ जाती है। ठीक है, आगे चले। चलो, अब हमने ऑक्साइड भी बना लिया। ये बात याद रखना कि फाइनली हमको चाहिए क्या, हमने ऑक्साइड बना लिया, हमको फाइनली चाहिए क्या, हमको फाइनली तो मेटल चाहिए। तो अगर अब आपने एक मेटल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया है तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा, जुदाई करानी पड़ेगी, लंबी जुदाई हमको यहां पे करानी पड़ेगी। एक गाना है ना, 100 दिनों का प्यार और अब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, बड़ी लंबी जुदाई। ठीक है, तो हमको यहां पे लंबी जुदाई करानी पड़ेगी और में जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ, उसमें से ऑक्सीजन को भगाना पड़ेगा। हाँ भाई, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब हम ये करने वाले हैं कि रिडक्शन। तो सबसे जो ज्यादा रिडक्शन यूज में आता है वो आता है अपना कार्बन के द्वारा किया गया रिडक्शन, जिसको हम स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। कार्बन के द्वारा किया हुआ रिडक्शन क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। जैसे आप लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन करा लो, लेड बन जाएगा। Fe2O3 का कार्बन मोनोक्साइड के साथ करा लो, Fe बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ, SnO2 का कार्बन के साथ गैंग प्लस फ्लक्स मिलके स्लैग बन जाता है। फ्लक्स क्या होता है वो भी अभी आपको बता दूंगा जब इसका एक रेलेवेंट एग्जांपल आएगा। तो चलो, ठीक है, ये क्लियर हुआ। कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड के साथ हम रिडक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, आगे चले। चलो, तो अब मैं बोला था फ्लक्स। यार तो कई बार क्या होता है कि जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज होती है, नॉन फ्यूजिबल मतलब जो मेल्ट नहीं होती, जैसे मान लो CaO है, SiO2 है। SiO2 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3-4 हजार डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब ये मेल्ट तो होगा नहीं, मेल्ट होगा नहीं तो निकलेगा नहीं। तो आप क्या करते हो कि CaO और SiO2 का रिएक्शन करा के CaSiO3 बना देते हो। CaSiO3 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है, तो वो हमारे रिएक्शन टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। तो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज जैसे कि SiO2, तो या तो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी जो है वो या तो एसिडिक होगी, तो आप बेसिक कंपाउंड यूज करोगे उसको फ्यूजिबल या फिर मेल्ट कराने के लिए, उसको बोलेंगे बेसिक फ्लक्स। और जो एक बेसिक इंप्योरिटी होगी उसको आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, एसिड बेस रिएक्शन ही तो होगा, उसको बोलेंगे एसिडिक फ्लक्स। तो दो तरह से होता है एसिडिक फ्लक्स, बेसिक इंप्योरिटीज को निकालने के लिए। जैसे मान लो मेरे को FeO निकालना है किसी में से, तो मैं SiO2 का यूज कर लूंगा। मेरे को अगर किसी में से SiO2 को निकालना है तो मैं CaO का यूज कर लूंगा। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे ये ऐसा होगा नहीं। दिस इज एसिडिक, इसको हम सही कर लेते हैं, दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक। ठीक है, दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक। आगे चले, बढ़िया। CO, जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे। अब अगला टाइप का रिडक्शन क्या होता है भाई, आपने कार्बन से करा लिया, कार्बन मोनोक्साइड से करा लिया। अगले टाइप का रिडक्शन होता है सेल्फ रिडक्शन। जैसे Cu2S है, तो वो क्या करता है, वो खुद, आपने Cu2S को पहले यहां पे रोस्टिंग कराई, रोस्टिंग कराने से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये ऑक्साइड बना, थोड़ा जैसे थोड़ा ऑक्साइड बनता है, Cu2S खुद उसके साथ रिडक्शन करके Cu बना देता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। हमको बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगले टाइप का रिडक्शन क्या हो गया, सेल्फ रिडक्शन। उसके बाद मेटल के द्वारा रिडक्शन। बहुत बार क्या होता है कि ये जो एल्यूमिनियम जैसे मेटल होते हैं ये काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनकी ऑक्सीजन अफिनिटी, ऑक्सीजन की जो इनकी अफिनिटी है वो बहुत जगजाहिर होती है, बहुत भयंकर होती है, बहुत धांसू होती है। धांसू ऑक्सीजन अफिनिटी, धांसू ऑक्सीजन की इनकी अफिनिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, धांसू ऑक्सीजन की अफिनिटी इनकी होती है। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन खा के आ जाएगा, क्रोमियम में बदल देगा। आयरन ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन खा लेगा और इसको आयरन में बदल देगा। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। इतनी हीट रिलीज होती है कि मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं, मेटल्स आर
मेल्टेड। तो पहले के जमाने में क्या करते थे, एल्यूमिनियोथर्माइड प्रोसेस को, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस को ये लोग क्या करते थे कि एकदम रेल की पटरी के ऊपर ही कराते थे, जिससे ये आयरन जो है ये मोल्टन फॉर्म में निकलता था। मान लो ये मेरी रेल की पटरी है, ठीक है, और यहाँ पे इतना सा क्रैक है। अब मेरे को ये क्रैक भरना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस कराऊंगा, आयरन टपक के आएगा और यहाँ पे जाके फिल हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आगे चले। चलो, आप सिमिलरली Mn3O4 के साथ कर सकते हो, सिमिलरली TiO2 के साथ भी कर सकते हो। क्रोल्स प्रोसेस होता है, आप TiCl4 को सोडियम के साथ रिएक्शन करवा लो तो यहाँ पे Ti बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। ये रिडक्शन का अगला तरीका है। आप इसको मैग्नीशियम के साथ करा लो, Ti बन जाएगा प्लस MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्रोल्स प्रोसेस भी करा सकते हो, जहां पर ये क्लोराइड ओर्स जो है इस मेटल के, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने क्या, कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम NaCl और मैग्नीशियम Cl2 में, और हमको मिल जाएगा यहाँ पे Ti। क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे Ti मिल जाएगा। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हो। ये जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं इनके ऑक्साइड, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के कारण वो क्या करते हैं, वो जैसे आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, देखो सिर्फ 300 डिग्री या 400 डिग्री पे आपको इनको हीट करना था और ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लोग टूट जाते हैं। चलो, फिर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आप इसमें करंट का यूज करते हो, या मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो एज एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करते हो एनर्जी के फॉर्म में रिडक्शन कराने के लिए। तो जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनको अगर आपको हीट से एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है तो 2000 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, अगर आप इनको हीट से कार्बन के साथ रिड्यूस करना चाहते हो, अगर आप इनको हीट से कार्बन के साथ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो होगा क्या, कार्बन के साथ रिडक्शन करवाओगे 2000 डिग्री का टेम्परेचर मांगेगा, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर करने में हमारे को क्या होता है, हमारे को इसमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इतना टेम्परेचर आप रखोगे तो बहुत सारा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। वो फ्यूल आएगा कहां से, पैसे से आएगा। वो पैसा लगाओगे कैसे, अगर ज्यादा पैसा लगाओगे तो मेटल महंगा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सेल्स में करते हैं, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर देते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई अनदर इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड व्हाइल डूइंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, क्या बोलो मैं, कि व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हैपन, व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हैपन। तो यार इसका बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि यार एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है मेन इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका टूटने में वो इजी हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो खर्चा कम होता है, और कोरोजन भी कम हो जाता है। तो 3 मेन पॉइंट होते हैं कि हम एक और, अगर हम एक और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो मैं NaCl का करा रहा हूं तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस तो होगा ही सही, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोलाइट और होगा जो क्या काम करता है, जो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और कोरोजन को कम कर देता है। तो मोल्टन NaCl में हम CaCl2 डालते हैं। अब ये याद करना है, ये याद कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड व्हाइल डूइंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ NaCl, या फिर व्हाइल डूइंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। आंसर जाएगा CaCl2। आंसर क्या जाएगा, CaCl2। ठीक है, बढ़िया, आगे चले। इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराते हैं तो कैथोड पे सोडियम प्रोड्यूस हो गया ना, रिड्यूस हो गया यहाँ पे, इससे कैथोड से आके इलेक्ट्रॉन ले लिया। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, या फिर इस केस में है जहां पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इससे इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो NaCl के रिडक्शन में कैथोड पे क्या मिल रहा है, सोडियम, एनोड पे क्या मिल रहा है, Cl2 गैस। आप हाइड्रोमेटलर्जी से करा सकते हो, मेटल डिस्प्लेसमेंट, सिल्वर और गोल्ड को हम ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया था साइनाइड प्रोसेस में। कहां पे पढ़ा, साइनाइड प्रोसेस में हमने इसको पढ़ लिया था। साइनाइड प्रोसेस में हमने क्या किया था, साइनाइड प्रोसेस में हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, आगे चले।
तो ये हमारा कौन सा वाला प्रोसेस खत्म हो गया, ये हमारा हो गया रिडक्शन का प्रोसेस खत्म। ठीक है, हमको जितने रिडक्शन के प्रोसेस सीख रहे थे हमने सारे के सारे सीख लिए। अब हम आ जाता है रिफाइनिंग पे। भाई आपने अब रिड्यूस भी करा लिया, अब मेटल बचा है, उसमें बहुत कम इंप्योरिटी बची है। अब मेटल 90% तक प्योर हो चुका है। क्या हो चुका है, 90% प्योरिटी तक हम मेटल के पहुंच चुके हैं। अब हमको और फर्दर प्योरिफिकेशन कराना है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है पोलिंग का प्रोसेस। तो ये कॉपर और टिन के प्योरिफिकेशन में काम आता है। इसमें मेटलर्जी में याद करने की चीज ये ही होती है। क्या याद करना है कि कौन सा प्रोसेस कौन से मेटल के लिए यूज होता है, कौन सा प्रोसेस कौन से मेटल के लिए यूज होता है, ये चीज हमको याद करनी है। ठीक है, ये चीज हमको याद करनी है कि कौन सा प्रोसेस कौन से मेटल के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स पोलिंग प्रोसेस इज यूज्ड। तो उसका आंसर आ जाएगा, अगर सिर्फ कॉपर होगा तो कॉपर, और अगर कॉपर और टिन होगा तो दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, प्योरिफिकेशन इम्प्योर कॉपर का कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि कॉपर का हमारे पास जो भी ओर है, जो हम रिड्यूस करा के लेके आए हैं, उसको हम दोबारा से मेल्ट करवा लेते हैं। किसमें, एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पे क्वेश्चन ये आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिवर्बरेटरी फर्नेस इज यूज्ड, पोलिंग ऑफ कॉपर या फिर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। तो वहां पे आपका आंसर आ जाएगा रिवर्बरेटरी फर्नेस। और ये रिवर्बरेटरी फर्नेस को हम SiO2 से लाइन करते हैं। SiO2 क्या होता है, एक एसिडिक फ्लक्स होता है, इससे स्लैग बनेगा और हम उसमें बहुत सारी प्योर ऑक्सीजन गैस को ब्लो करा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, पक्का, आगे चलते हैं। तो हम O2 इसलिए डालते हैं क्योंकि जो आयरन की इंप्योरिटी है वो FeO बना लेती है, जो FeSiO3 वाला स्लैग बना लेती है। हमने SiO2 की लाइनिंग कर रखी ना, वो हमारा क्या है, एसिडिक फ्लक्स। वो क्या करेगा, इस बेसिक इंप्योरिटी को कन्वर्ट कर लेगा। FeSiO3 की जो डेंसिटी है वो कॉपर ऑक्साइड से कम होती है। तो ये FeSiO3 जो है ये कॉपर ऑक्साइड के ऊपर तैरता है। अभी सारी चीज आपको विजुअलाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कॉपर ऑक्साइड से क्या होती है, कम होती है, तो ये ऊपर तैरता है। तो जो मोल्टन कॉपर जो पीछे बचता है उसमें CuO की इंप्योरिटी होती है। O2 और क्या काम करती है, सल्फर SbAs को ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। ये वोलेटाइल होते हैं, ये उड़ जाते हैं। तो काफी ज्यादा प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग हो गया। देखो किस किस की इंप्योरिटी थी हमारे कॉपर में, आयरन की, वो स्लैग बन के निकल गया। सल्फर की थी, Sb की थी, एंटीमनी की और आर्सेनिक की थी, वो सब वोलेटाइल ऑक्साइड बना के निकल गए। ठीक है, तो ये जो मोल्टन कॉपर है इसको हम एंथ्रेसाइट के साथ ट्रीट करते हैं। ये एंथ्रेसाइट क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ग्रीन वुड के पोल के साथ ऐसे ऐसे जैसे चक्की चलाते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे 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 एक ग्रीन वुड का पोल लेते हैं, डंडा, पोल का होता है डंडा, और उसको ऐसे 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 घुमाते हैं। अभी विजुलाइज करवा दूंगा। इससे क्या होता है, इससे हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। ठीक है, मीथेन रिलीज होता है बेसिकली इससे। ये मीथेन किसका काम करता है, ये मीथेन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये यहां पे करता है। तो ये जो CuO हमारा है, हमारा जो ऑक्साइड है कॉपर का, उसके साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा, प्योरीफाई करा देगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है यार। आप क्या करते हो, आप यहां पे मेल्ट करा लेते हो, फिर आप हीट करना शुरू करते हो। आपने बहुत सारी O2 डाली, देखो दिख रहा है यहाँ पे O2 आई, इससे क्या हुआ, ये स्लैग बन गया। ये किसका स्लैग है, ये FeSiO3 का स्लैग यहाँ पे बना था। स्लैग आपने बाहर निकाल लिया, फिर अपन ने एंथ्रेसाइट डाला। एंथ्रेसाइट डालने के बाद ग्रीन वुड से इसको हिलाया तो CH4 निकला। CH4 कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और CO2 बना के बाहर हो जाएगा। तो हमको यहां से नीचे से क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। दूसरा प्रोसेस होता है लिक्वेशन। दूसरा जो अपना रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, दूसरा अपना प्रोसेस होता है लिक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को, हम बोलते हैं लिक्वेशन। ठीक है, लिक्वेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये उन मेटल्स के लिए काम आता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है,
पर इनकी इंप्योरिटीज का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल की अगर हम मेटल की बात करें, मेटल की अगर हम बात करें और यहाँ पे मैं अगर MP लिखूं मतलब मेल्टिंग पॉइंट, तो काफी कम है। इंप्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इंप्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो कम, इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। तो हम बहुत एक छोटा सा बेसिक सा दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया और Hg हो गया, ये याद करना है। लिक्वेशन का प्रोसेस कौन से मेटल्स के लिए यूज होता है, इन सारों के लिए होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको याद करना है। क्या करना है, याद करना है आपको इसको, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल को हम हीट करते हैं, एक ऐसी, अभी विजुलाइज करवा दूंगा। ई सरल का मतलब विजुलाइजेशन है, बहुत सिंपल है। हमने यहां से ये किया तो मेटल तो मेल्ट होके नीचे चला गया और ये जो इम्प्योरिटीज थी ये क्या हो गई, ऊपर बच गई। यहां पे हमने क्या बना रखा है, दिस इज अ स्लोपिंग हर्थ। स्लोपिंग हर्थ, हर्थ मतलब भट्टी। क्या है ये है एक भट्टी, ठीक है। हमने इसको गर्म किया, ऊपर जो हमने ओर डाला था, मेटल तो मेल्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, मेटल है, आपको बताया था ना। और यहां पे ये क्या है, ये इंप्योरिटीज है। ये क्या है, इंप्योरिटीज है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, तो ये मेल्ट नहीं हुई। ये जो मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, वो हो गया मेल्ट, तो ये नीचे चला गया। ये क्या हो गया इसका, ये नीचे चला गया। समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे चलते हैं। तीसरा प्रोसेस हो गया डिस्टिलेशन। नाम से ही है कि भैया हम कुछ डिस्टिलेशन यहां पे कराने वाले हैं। हम क्या कराने वाले हैं, हम डिस्टिलेशन यहां पे कराने वाले हैं। हम डिस्टिलेशन यहां पे कराने वाले हैं। तो वो मेटल जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनको हम इस मेथड से कर लेते हैं प्योरीफाई, रिफाइन, जैसे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। प्योरिफिकेशन इम्प्योर जिंक का कैसे करते हैं, इम्प्योर जिंक जिसका बॉइलिंग पॉइंट 920 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें कैडमियम की इंप्योरिटी होती है और आयरन और प्लैटिनम की इंप्योरिटी होती है, ठीक है। तो कैडमियम का तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 767 डिग्री सेल्सियस, आयरन और प्लैटिनम का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो छोटा सा एक दिमाग लगाओ, मान लो मैं इसको पहले 800 डिग्री पे हीट करूंगा, 800 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट किया, तो जो कैडमियम की इंप्योरिटी है, जो कैडमियम की इंप्योरिटी है 760 डिग्री सेल्सियस पे सारा कैडमियम उड़ जाएगा, तो कैडमियम तो हो गया बाहर। फिर मैं क्या करूंगा, इसको 1000 डिग्री पे हीट कर लूंगा। जैसे ही मैंने 1000 डिग्री पे हीट किया, जिंक क्या हो जाएगा, बाहर। तो हमने क्या कर लिया, इन मेटल्स को अलग अलग कर लिया। ये होता है डिस्टिलेशन का मेथड, काफी सिंपल है, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का रिफाइनिंग डिस्टिलेशन से होता है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की रिफाइनिंग किससे होती है, डिस्टिलेशन से होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग, अगर आपको बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में मेटल चाहिए छोटी क्वांटिटीज में, तो आप वेपर फेज रिफाइनिंग करते हो। इसमें दो मेथड होते हैं, वेन आर्कल प्रोसेस, इसमें मेटल को हम उसके वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में, जैसे आयोडाइड में वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं और इंप्योरिटीज कंपाउंड फॉर्मेशन से इफेक्ट ही नहीं होती है। एग्जांपल से समझते हैं, टीआई है, उसको हमने 2i2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो इसकी जो इंप्योरिटीज है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, टीआई कर लेगा। 523 केल्विन पे हमने TiO4 को उड़ा दिया, तो ये उड़ के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये उड़ के क्योंकि बाहर हो जाएगा, ये अगर उड़ के बाहर हो गया तो जैसे मान लो यहाँ पे एक ये पड़ा था, आपने यहाँ पे उड़ा दी, ठीक है। तो यहां से TiO4 उड़ा, आपने उसको एक बर्तन में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये यहां से TiO4 उड़ के आया, आपने उसको इस बर्तन में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। फिर आप TiO4 को यहां पे आप एक अलग आग लगा दोगे, ठीक है। यहां पे आप अलग आग लगा दोगे, कितने पे, 1700 केल्विन पे, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन होके यहाँ पे Ti दे देगा, और Ti का मेल्टिंग पॉइंट खुद का बहुत ज्यादा होता है, तो आयोडीन तो उड़ जाएगा और क्या बच जाएगा, Ti सॉलिड बच जाएगा। तो इससे बहुत हाई प्योरिटी का हमको क्या मिलता है, बहुत हाई प्योरिटी का हमको मेटल मिलता है। सिंपली करना कुछ नहीं है यार, एक ही दिमाग हर बार रिफाइनिंग में लगाना होता है, एक ही दिमाग हमको हर बार रिफाइनिंग में लगाना होता है, और वो दिमाग ये है कि यार आपको इंप्योरिटीज को और मेटल को अलग करना है।
मेटल कम टेम्परेचर पे सिर्फ 523 केल्विन पे, मतलब 150 डिग्री हो गया, सॉरी 250 डिग्री सेल्सियस हो गया, सिर्फ 250 डिग्री सेल्सियस पर आयोडीन के साथ रिएक्शन करके अलग हो रहा है। उसके बाद आप 1700 केल्विन पे इनको अलग करा लो तो काफी प्योर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। सिमिलर एक प्रोसेस होता है भाई, हमने टाइटेनियम के लिए तो वैन आर्कल प्रोसेस यूज किया और मॉन्ड्स प्रोसेस हम निकल के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस हम निकल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मॉन्ड प्रोसेस हम किसके लिए यूज करेंगे? निकल के लिए यूज करेंगे। तो हमने वैन आर्कल किसके लिए यूज किया? टाइटेनियम के लिए। मॉन्ड किसके लिए यूज किया? निकल के लिए। ये आपको याद होना चाहिए, इसको याद कर लो। अब इसमें एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, आप निकल को CO के साथ हीट करो, NiCO4 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको हीट करोगे तो Na प्योर मिल जाएगा। मेथड एग्जैक्टली सेम है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन एक तरह का और बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनिंग प्रोसेस इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कौन कौन से रिफाइनिंग प्रोसेस में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है? आंसर चला जाएगा मॉन्ड्स प्रोसेस। अगर और भी हमको मिलेंगे जहां पे ये होता है, अभी के लिए आंसर चला जाएगा मॉन्ड्स प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये भी बहुत हाई प्योरिटी के लिए होता है। तो यार ये जो अपने इसके पहले वैन आर्कल और मॉन्ड्स थे और जोन रिफाइनिंग था, ये बहुत हाई प्योरिटी मेटल्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी मेटल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाई प्योरिटी मेटल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाई प्योरिटी मेटल्स के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? हाई प्योरिटी के लिए। जनरली ये जो हमारे मेटलाइड्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर की तरह से यूज होते हैं, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे कि हमारे सेमीकंडक्टर्स को प्योरीफाई कैसे, तो आप क्या बोलोगे? भैया जोन रिफाइनिंग। आपके जितने भी मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गए, जो भी हो गए, इसमें जो अंदर सिलिकॉन की चिप लगी हुई है या गैलियम की चिप लगी हुई है, तो इनकी प्योरिटी अगर अच्छी नहीं हुई तो कंडक्शन वगैरह अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे हाई स्पीड जो आती है, हाई प्रोसेसिंग पावर जो होती है, वो एकदम बेकार हो जाएगी, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये मेथड चाहिए होता है। बहुत सिंपल है, इसका फंडा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये एक चीज पे काम करता है कि यार जो इंप्योरिटीज है वो मोल्टन स्टेट में ज्यादा जाना पसंद करती हैं। ये क्या बोलता है? ठीक है, कि जो इंप्योरिटीज है वो मोल्टन स्टेट में रहना पसंद करती है। इसको फेज रूल बोलते हैं। तो क्या मैंने बोला कि यार इंप्योरिटीज जो है वो मोल्टन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करती है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा 3D टाइप का, ये जो आपका लाल वाला पार्ट है, ये आपका एक हर्थ है या एक भट्टी है। इसको क्या समझो आप, ये एक हमारी भट्टी है और ये देखो, ये हमारा मेटल का, इंप्योर मेटल का पीस है। तो हमने क्या किया, एक पूरी भट्टी इसके अराउंड लगा दी। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो सिर्फ इसके जो पीछे वाला पार्ट है, इसके जो पीछे वाला पार्ट है वो गर्म होगा और वो पार्शियली मेल्ट हो जाएगा। वो गर्म होके क्या हो जाएगा? पार्शियली मेल्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट की जो गंदगी है, जो गंगे है या जो इंप्योरिटी है, वो इस मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने भट्टी चलाई, तो आप देखो वापस से चलाता हूं, ध्यान से देखना इसको। शुरुआत में गंदगी ज्यादा थी, हम भट्टी को लेफ्ट टू राइट चला रहे हैं, तो गंदगी इस भट्टी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से, और इसको आप इधर से उधर चलाओगे तो गंदगी और ज्यादा इसके साथ साथ चलती जाएगी। जहां जहां पे ये जा रहा है, मोल्टन फॉर्म भी वहां वहां जा रहा है। और मैंने क्या बोला था कि गंदगी जो है वो मोल्टन फॉर्म के साथ रहना पसंद करती है। आप इसको और इधर चलाते जाओगे, अब ये गंदगी जो बच गई वो भी उठ के आगे जाती जाएगी। तो ये बहुत कम इंप्योरिटीज छोड़ के हमारी पूरी की पूरी प्लेट को ठीक कर देगा। और जहां पे सारी इंप्योरिटी इकट्ठी हो गई, उस पार्ट को आप काट दो
और इसके अलावा आपको जो ये है मेन मेटल अपना मिल जाएगा। चलो क्यूपलेशन हो गया, लेड को हमको हटाना है सिल्वर या गोल्ड में से। जो लेड है इसको सोना चांदी पसंद होता है, ये हर बार सिल्वर और गोल्ड के साथ जाके घुस जाता है। ये क्या करता है, ये हर बार सिल्वर के साथ या गोल्ड के साथ जाके चिपक जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्यूपुलेशन, हमको सिल्वर और गोल्ड में से लेड को हटाना है। तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल मोल्टन को हम हीट करते हैं क्यूपल में। क्यूपल क्या होता है, एक बाउल होता है। क्या होता है, क्यूपल बाउल होता है, जो एक बोर्ड शेप होता है, ऐसा होता है। आप तो ऐसे समझ लो यार, ज्यादा नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, जिसको हम बोनेश या सीमेंट से बनाते हैं, और हम इसमें बहुत सारी O2 पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं, O2 पास कर देते हैं। तो होता क्या है कि यार देखो, सिल्वर और गोल्ड तो O2 के साथ ज्यादा रिएक्शन करते नहीं है, पर लेड कर लेता है। तो जो इंप्योरिटीज होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जो वोलेटाइल ऑक्साइड है वो उड़ जाती है। प्योर मेटल क्यूपल में रह जाता है। तो आपने कुछ किया नहीं यार, बेसिकली आपने कुछ किया नहीं। आपने क्या किया, इसके अंदर मेटल भर दिया। ठीक है, ये इम्प्योर मेटल आपने इसमें भर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज थी वो ऑक्सीजन के साथ मिलके उसने IMO बना लिया, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड मत समझना। वोलेटाइल होने के कारण ये यहाँ से उड़ गए। तो इम्प्योरिटी जिसकी थी वो उड़ गया, तो यार इम्प्योरिटी तो उड़ गई, तो बचा क्या, प्योर मेटल बच गया। इसको क्या बोलते हैं, क्यूपुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्यूपुलेशन, क्योंकि ये एक क्यूपल में हुआ है। ठीक है, फिर होता है अमलगमेशन। नोबल मेटल जैसे AU AG, इनके लिए अमलगमेशन का भी प्रोसेस होता है नेटिव ओर में से। तो हम क्या करते हैं, ओर ले लेते हैं, उसका पाउडर ले आते हैं, उसको HG के साथ डिस्टिल करा लेते हैं, जिससे एक अमलगम बन जाता है। मतलब AU हो या AG हो, ये HG के साथ जाके चिपक जाते हैं। अमलगम बनाना मतलब एक दूसरे से चिपका देना। ठीक है, अमलगम बनाना मतलब एक दूसरे से चिपका देना। दोनों एक दूसरे के चिपक जाते हैं, लिक्विड अमलगम होता है, वैसे ये एक दूसरे के जाके चिपक जाते हैं। फिर आप इसको 920 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो Hg का वेपर बन जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। सिल्वर और गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो पीछे रह जाता है। तो वो क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है। तो अमलगमेशन हम किसके लिए कराते हैं, AU और AG के लिए। क्यूपुलेशन भी हमने किसके कराया था, लेड को हटाने के लिए सिल्वर और गोल्ड में से। फिर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस है, मोस्ट यूज्ड प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया, इनको हम इस मेथड से रिफाइन करते हैं। तो यार एक मेटल को एक से ज्यादा, एक मेथड को एक से ज्यादा, मतलब एक मेटल को एक से ज्यादा मेथड से भी रिफाइन किया जा सकता है। एक मेटल को एक से ज्यादा मेथड से भी रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इम्प्योर मेटल का एनोड बना देते हैं। ठीक है, और प्योर मेटल का हम कैथोड ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये एनोड है ये हमारा कैथोड है, और यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो होता क्या है, क्योंकि ये इम्प्योर है, यहां से ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। यहां पे इसका एक इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाता है, तो ये सल्यूट में आ जाता है। सल्यूट से एक पार्टिकल जो प्योर होता है उठ के कैथोड पे आ जाता है। तो शुरू में एनोड की प्लेट इतनी मोटी होती है, कैथोड की प्लेट इतनी पतली होती है। ये पिक्चर की बिगिनिंग है। बिगिनिंग में एनोड तो होता है ये मोटा और कैथोड होता है ये पतला। जब रिफाइनिंग पूरी हो जाती है तो ये हमारा हो जाता है एनोड, और ये हमारा हो जाता है कैथोड। तो आप बेसिकली कुछ कर नहीं रहे, हेरा फेरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, हेरा फेरी कर रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो। एनोड से उठा के सोल्यूशन में डाला, सोल्यूशन में आपने ऑलरेडी उसी का सॉल्ट ले रखा है, उठा के कैथोड पे डाल दिया। तो ये प्लेट पतली होती जा रही है, ये प्लेट मोटी होती जा रही है। ये हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट को पास वगैरह करते हैं, जो भी है ये हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में अब क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी है, वो तो सोल्यूशन में जा नहीं रही, तो जैसे जैसे मेटल हटता जाएगा इम्प्योरिटी आके यहां पे इकट्ठी होती जाएगी। एनोड के नीचे इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाती है, इसको बोलते हैं एनोड मड। मड मतलब मट्टी, गंदगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। क्लियर? या स्लज भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि यहां पे जो मड इकट्ठी हुई आप इसको उठा के और बाहर फेंक दोगे, नहीं यार, इसमें चांदी सोना रहता है। क्या रहता है? चांदी सोना रहता है। क्या रहता है? चांदी सोना रहता है, चांदी सोना। और अगर आप समझदार व्यक्ति हो तो आप चांदी हो या सोना हो उसको फेंकोगे नहीं, पहले आप उसको बाहर निकालोगे, बहुत पैसा मिलता है। ठीक है। कॉपर की अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करें तो ये सब तो ठीक है। याद क्या करना है? इलेक्ट्रोलिफाइनिंग में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट याद करना होता है। क्या याद करना होता है? आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, ठीक है, और मेटल का सॉल्ट कौन सा लिया है। दो चीजें हमेशा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में याद करनी होती है जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटल का सॉल्ट। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चले। चलो, लेड की जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं इसको बोला जाता है बेट्स प्रोसेस। बार बार ये नाम आएगा, वापस से नहीं बताऊंगा, अभी याद कर लो। बोला जाता है बेट प्रोसेस। तो हम सॉल्ट क्या लेते हैं? PbSiF6 और इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं H2SiF6 को। ठीक है, तो PbSiF6 और H2SiF6 का मिक्सचर यहां पे लेते हैं। अब आ जाता है हमारा एलिंघम डायग्राम। ठीक है, बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर रिडक्शन कार्बन से होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा कि एल्यूमिनियम से होगा कि सोडियम से होगा। यहां पे दो चीजें देखी जाती है। किससे रिडक्शन करवाना है उसके लिए दो चीजें देखी जाती है। पहला, जो मेटलर्जी में सबसे पहले देखा जाता है, रोकड़ा, रघु रोकड़ा सबसे पहले देखा जाता है। फिर उसके बाद अगर गुंजाइश बच जाती है तो थर्मोडी को देखा जाता है। थर्मोडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडी मतलब थर्मोडायनामिक्स भैया, थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले पैसा, फिर अगर बच गया तो थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है? कोई भी रिएक्शन जिंदगी में अगर पॉसिबल है तो उसका डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर कोई भी रिएक्शन को आपको करवाना है तो उसका डेल्टा जी आपको नेगेटिव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। क्या होता है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। टेम्परेचर यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये टर्म और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के आगे माइनस साइन लिखा हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डेल्टा जी और नेगेटिव होता जाएगा। तो यार इसमें एक बहुत सिंपल सा ग्राफ होता है ये हमारा एलिंघम डायग्राम का ग्राफ है। एलिंघम ने बेसिकली क्या बोला था? देखो, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 की लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये हमारे इंडिविजुअल मेटल टू मेटल ऑक्साइड रिएक्शन की लाइन है। ये किसकी लाइन है? मेटल टू मेटल ऑक्साइड की लाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल Ca से जब हम CaO बनाते हैं तो उसका डेल्टा जी इतना ज्यादा नेगेटिव होता है। उसका डेल्टा जी क्या होता है? इतना ज्यादा नेगेटिव होता है, मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगी, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो जो मेटल जितना नीचे है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यहां पे जो मेटल मेटल ऑक्साइड की लाइन, हर लाइन एक रिएक्शन को बता रही है। जैसे ये वाली जो लाइन है ये CO गिविंग CO2 को बता रही है। ये जो येलो लाइन है Cr गिविंग Cr2O3 को बता रही है। तो ये ऐसा बोलता है कि यार जो मेटल जितना नीचे होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, जो मेटल जितना ज्यादा नीचे होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आप देखोगे कुछ लाइन तो एकदम सीधी जा रही है, कुछ कुछ लाइन में स्लोप चेंज हो रहा है। तो ये स्लोप जो है ये मेल्टिंग के कारण चेंज हो रहा है। किसके कारण चेंज हो रहा है? मेल्टिंग के कारण चेंज हो रहा है। तो यहां पे एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि जो भी लाइन नीचे होगी वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगी उस टेम्परेचर पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ये टेम्परेचर लेता हूं,
ये वाला मैं टेम्परेचर ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला मैं टेम्परेचर ले रहा हूं, यहां से मैं लाइन खींचूं तो कैल्शियम गिविंग CaO इधर है और Mg गिविंग MgO इधर है। तो कैल्शियम जो है वो Mg को रिड्यूस कर देगा। अगर मैं ये रिएक्शन करवाता हूं Ca प्लस MgO, तो ये रिएक्शन मेरे को CaO प्लस Mg दे देगा और ये रिएक्शन डेल्टा G नेगेटिव के साथ होगी। यही हमको एलिंघम ने बताया था। एलिंघम ने हमको क्या बताया था? यही हमको एलिंघम ने बताया था कि नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज को रिड्यूस कर सकती है। तो जो नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। तो मेन क्या होता है? मेन हमारी जो रिएक्शंस होती है वो होती है कार्बन प्लस O2 गिविंग CO, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गिविंग CO2। तो मैं कार्बन से रिड्यूस करवाऊं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करवाऊं, ये हमेशा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन होता है। तो यार अब हमको डिसीजन लेना है, मैं कार्बन प्लस O2 मतलब कार्बन से रिडक्शन करूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से। हम आयरन की लाइन पकड़ लेते हैं। किसकी लाइन? ये पिंक वाली लाइन पकड़ लेते हैं। अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूं, ये जो टेम्परेचर है ये 710 डिग्री का टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर है? 710 डिग्री का टेम्परेचर है। मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे को 600 डिग्री पे आयरन को रिड्यूस करवाना है। 600 डिग्री पे मेरे को आयरन को रिड्यूस करवाना है, तो 600 डिग्री यहां पे कहीं पे होगा। तो मेरी C+O2 की लाइन तो आयरन की लाइन से ऊपर है। ये मेरी C+O2 की लाइन है 600 डिग्री पे, ये मेरी आयरन की लाइन है। तो ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस नहीं कर सकता। पर जो C+O2 गिविंग CO2 वाली मेरी लाइन है, कौन सी लाइन? C+O2 गिविंग CO2 वाली जो मेरी लाइन है, मतलब कार्बन का पूरा ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ये वाली लाइन, ये भी मेरी क्या है? ये भी मेरी ऊपर है, तो ये भी रिड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मतलब यहां पे इस टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो 600 डिग्री पे सारी की सारी लाइनें ऊपर है, तो जो भी लाइन नीचे होती है बेसिकली हम उससे ये चेक कर लेते हैं कि यार वो उसको रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अगर मैं कम टेम्परेचर पे कौन रिड्यूस करेगा इसको देखूं, तो यार C+O2 की लाइन तो कम टेम्परेचर पे ऊपर है, ये मेरा कम टेम्परेचर वाली रेंज हो गई। इसमें ये वाला ग्राफ तो क्या है? ये वाला ग्राफ तो मेरा ऊपर है। पर ग्रीन वाली जो लाइन है वो भी ऊपर है। नीचे कौन सी वाली लाइन है? नीचे मेरी ये पिंक वाली लाइन है CO प्लस, मतलब CO गिविंग CO2। तो एलिंघम ने हमको सिखाया कि यार अगर लो टेम्परेचर है तो CO को यूज करो और अगर हाई टेम्परेचर है तो C को यूज करो। लो टेम्परेचर है तो किसको यूज करो? CO को। और अगर हाई टेम्परेचर है तो किसको यूज करो? C को। एलिंघम से हमको बेसिकली ये सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी जो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये वाले जो मेटल है सिल्वर और मर्क्यूरी, ये ऑटो रिडक्शन कर लेते हैं अगर हम हीट करेंगे। क्यों? थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ही डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो रहा है। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो मतलब Ag2O गिविंग Ag प्लस O2, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये इसकी उल्टी रिएक्शन है। तो Ag के लिए अगर मैं 300 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उसका ऑक्साइड ब्रेक हो जाएगा। तो जो मेटल ऊपर है वो सिर्फ हीट करने पर ही ब्रेक हो जाएंगे। पर आप बोलो कि सर मैं तो Cr2O3 को भी हीट करके ब्रेक करूंगा, तो ये लाइन को आप एक्सटेंड करोगे? ये Cr2O3 जो है ये भाई साहब 3000 डिग्री सेल्सियस ले जाएगा ब्रेक होने के लिए। तो जो मेटल नीचे है उनको आप हीट करके ब्रेक नहीं कर सकते, उनका रिडक्शन कराना पड़ता है। जो मेटल ऊपर है उनको आप हीट करके ब्रेक कर सकते हो। तो यार मैं मेजर चीजें लिखा देता हूं। पहला CO गुड Ra एट लो टेम्परेचर। दूसरा कार्बन गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। तीसरा नेटिव मेटल्स ब्रेक डाउन एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है। और जो चौथी सबसे बड़ी बात थी, जो नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। जो नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। बस सिंपल है। अब आप चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड देख लो, चाहे आप कुछ भी देख लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। एनी मेटल विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स
जो भी उसके ऊपर है अब एलिंगम डायग्राम में, ये अपन ने सीखा। ठीक है, यहां तक अपना हो गया, एलिंगम डायग्राम भी अपना कवर हो गया। ठीक है, चलो सबसे पहले जो हमारे सबसे महंगे मेटल है उनको लेते हैं। तो गोल्ड में सारे प्रोसेस हम ये सीख चुके हैं, पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग होगी फिर साइनाइड प्रोसेस होगा। ठीक है, ये साइनाइड प्रोसेस भी हम देख चुके हैं, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, एक रिव्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया। सिल्वर में भी पहले आप कॉन्सेंट्रेशन कराओगे, सल्फाइड हो रहे हैं तो सिल्वर में फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिल्वर में कौन से प्रोसेस से फिजिकल सेपरेशन होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फ्रॉथ फ्लोटेशन। फिर उसके बाद अपन केमिकल प्रोसेस भी कराते हैं, लीचिंग कराते हैं, मैकार्थर फॉरेस्ट या साइनाइड प्रोसेस इसको बोला जाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराया जाता है ताकि रिएक्शन की रेट ज्यादा हो सके। रिफाइनिंग आपको पता है, अमलगमेशन कराते हैं, HgAg का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर आप इसको हीट कर देते हो जिससे Hg तो उड़ जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बच जाता है Ag। प्योरिफिकेशन कैसे कराते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम कौन लेते हैं, AgNO3, यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालते, जो मेटल का सॉल्ट है सिर्फ वो अकेला इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, कॉपर का, कॉपर पाइराइट से होता है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार और कौन सा है जिससे एक्सट्रैक्शन होता है, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन कॉपर पाइराइट से होता है, ये सबको याद करना है। हम स्मेल्टिंग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रिडक्शन कराना पड़ता है इसलिए स्मेल्टिंग यूज होती है। कॉपर ग्लांस भी होता है कॉपर का, और ये भी यूज कर सकते हो, मेलेकाइट भी होता है और एज्यूराइट भी होता है, ये याद करने हैं आपको। डायरेक्टली मेलेकाइट दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा आपको, डायरेक्टली मेलेकाइट दे दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या दे दिया जाएगा, मेलेकाइट दे दिया जाएगा। और क्या दे दिया जाएगा, एज्यूराइट दे दिया जाएगा। आपको कभी बताएंगे नहीं, आपको सिर्फ नाम दे देंगे, तो और के नाम याद होने चाहिए। आप क्या कराओगे, कॉपर पाइराइट को सबसे पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग, फिर ये क्योंकि सल्फाइड ओर है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन, हर सल्फाइड ओर का क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है, तो और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। फिर आप रोस्टिंग करा लोगे स्मेल्टिंग से, फिर आप इसका रिडक्शन करा लोगे। काफी कुछ तो ये सेल्फ रिडक्शन भी कर लेता है। ठीक है, रोस्टिंग कराई तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, रिवर्बरेटरी फर्नेस में हमने कराई तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये अपने अपने ऑक्साइड बना के उड़ जाते हैं। क्या बच गया, रोस्टेड ओर। स्मेल्टिंग करा लेते हैं तो एक मैट बन जाता है, इसको बोला जाता है कॉपर मैट। ठीक है, तो कॉपर की रिफाइनिंग में क्या बनता है, कॉपर मैट बनता है। तो Cu2s प्लस FeS यहाँ पे बन जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में FeSiO3 का स्लैग बन जाता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमको कॉपर मैट मिल गया। इसका हम बेसिमराइजेशन करा लेते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर की रिफाइनिंग में बेसिमर कन्वर्टर यूज होता है। ये पूछा जाता है कि कॉपर की रिफाइनिंग में कौन सा कन्वर्टर यूज होता है, तो आंसर आता है बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमराइजेशन कराया जाता है। यहां पे आप क्या करते हो, हवा छोड़ते हो और सिलिका छोड़ते हो जिससे स्लैग का फॉर्मेशन हो सके। इसके साथ साथ क्या होता है, SO2 बन जाता है। क्या बन जाता है, SO2 बन जाता है। तो ये जो हमारा कॉपर है ना, कॉपर है मोल्टन फॉर्म में होता है, SO2 के बबल्स इसको हीट कर देते हैं तो ये ऐसा दिखता है, फफोले हो जाते हैं हमारे हाथ पे, देखा ना, फोड़े हो जाते हैं हमारे हाथ में, फोड़े हो जाते हैं, ऐसे कुछ कुछ ऊपर ऊपर ऐसे हो जाता है। वैसे ही कॉपर के सरफेस पर भी फफोले फोड़े हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर किसके होते हैं, SO2 के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि यार ब्लिस्टर कॉपर में ब्लिस्टर्स किसके होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। रिफाइनिंग कैसे कराते हो, या तो पोलिंग करा लो, सीखी हुई है, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करा लो, ये भी हमारा सीखा हुआ है। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा। बेसिमर कन्वर्टर में क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, इनको याद कर लेना। बेसिमर कन्वर्टर में FeSO2 के साथ मिलकर FeO बना रहा है, ये FeO बेसिक है, तो आप ऊपर से क्या डाल देते हो, SiO2 का एसिडिक फ्लक्स डाल देते हो। आप ऊपर से क्या डाल देते हो, SiO2 का एसिडिक फ्लक्स डाल देते हो, क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है। Cu2s Cu2O बनाएगा, Cu2 और Cu2s के बीच में रिडक्शन मतलब रिएक्शन होगा सेल्फ रिडक्शन वाला, और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्लिस्टर कॉपर। किसके कारण, ये जो SO2 गैस है इसके कारण। ठीक है, आयरन का एक्सट्रैक्शन, या तो आप हेमेटाइट लेते हो, या साइडराइट लेते हो, या लिमोनाइट रहते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए है, तीनों नाम आपको याद
होने चाहिए है। क्या होना चाहिए? तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। आप कोई सा भी एक और लेते हो, उसको क्रश कर लेते हो, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक, ये खुद मैग्नेटिक होता है और इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होती है, तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन करा लेते हो। फिर क्योंकि यहां पे ये यहां पे क्या हो रहा है यार, वैसे यहां पे ना हम रोस्टिंग करा लेते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में, जिससे वोलेटाइल सब्सटेंसेस बाहर भाग जाता है। यहां पे रोस्टिंग क्यों कराई जा रही है? ये आपका एक ऑक्साइड का, मतलब इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, फिर भी हम रोस्टिंग करा रहे हैं, क्यों? ताकि हमारे वोलेटाइल सब्सटेंसेस भाग जाए, तो रोस्टेड ओर मिल जाता है। रोस्टेड ओर को हम कोक, लाइमस्टोन और एयर, लाइमस्टोन क्या होता है? ये एक बेसिक फ्लक्स होता है। लाइमस्टोन इज अ बेसिक फ्लक्स, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी किसकी होती है? SiO2 की, जो क्या होता है? एसिडिक। तो एसिड प्लस बेस मिला के स्लैग बना लेगा CaSiO3 का। ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन होता है, रिडक्शन भी यहां पे हो रहा है। हमको क्या मिलता है? पिग आयरन या कास्ट आयरन मिलता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है ये भी आपसे ये भी आपसे बोला जाता है कि यार आयरन के प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले पिग आयरन या कास्ट आयरन बनता है, फिर आप पडलिंग फर्नेस में इसकी फर्दर रिफाइनिंग करते हो, फिर रॉट आयरन बनता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? तो पिग आयरन या कास्ट आयरन लो ग्रेड आयरन होता है। लो ग्रेड का मतलब अभी इसमें इंप्योरिटीज की मात्रा काफी है, इंप्योरिटीज ज्यादा है। फिर फर्दर आप रिफाइनिंग करते हो, रॉट आयरन में रिलेटिवली इंप्योरिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले। तो पहले पिग आयरन कास्ट आयरन बनता है, फिर आप पडलिंग प्रोसेस फर्नेस में रिफाइनिंग करा लेते हो, रॉट आयरन बन जाता है। तो होता क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप आयरन का ओर डालते हो, बहुत सारे जोन्स होते हैं इसकी रिफाइनिंग में, हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। आपने Fe2O3 डाला था, वो Fe3O4 में कन्वर्ट हुआ, फिर FeO में कन्वर्ट हुआ, और नीचे आते आते Fe में कन्वर्ट हो गया। और यहां पे क्या बन गया? यहां पे स्लैग बन गया। ये जो ब्लू ब्लू वाला है, ये स्लैग बन गया, और नीचे क्या है? मेटल। स्लैग जो है वो मेटल से लाइटर होता है। स्लैग जो है वो क्या होता है? मेटल से लाइटर होता है। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे रिडक्शन हुआ। ठीक है, यहां पे फर्दर रिडक्शन हुआ, यहां पे स्लैग फॉर्मेशन हुआ। आपसे पूछा जाता है कि भैया आयरन के एक्सट्रैक्शन में ये जो फर्नेस है, इस फर्नेस के अलग अलग जोन्स में क्या हो रहा है? ठीक है, तो सबसे पहला तो जोन ऑफ कंबस्टन होता है, ये बॉटम ऑफ द फर्नेस के पास होता है। इनको बोलते हैं ट्यूअर्स, जहां से हवा अंदर जा रही है, इसको बोला जाता है, मैं स्पेलिंग भूल गया ट्यूअर की, इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है ट्यूअर्स। इसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्यूअर। जहां से हवा अंदर जा रही है ना, उसको बोलते हैं ट्यूअर। क्या बोलते हैं? ट्यूअर बोलते हैं। ट्यूअर। ठीक है, उसका हम क्या बोलते हैं? ट्यूअर बोलते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्यों? क्योंकि यहां से आप कार्बन भी डाल रहे हो, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण हीट रिलीज होती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। C+O2 से CO भी बन रहा है, और बहुत सारा कार्बन फुली ऑक्सीडाइज होकर CO2 भी बना लेता है, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो हमारा जोन है, ये कंबस्टन का जोन है। किसका जोन है? ये कंबस्टन का जोन है। तो ये नीचे की तरफ गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये वाला जो हमारा जोन है, ये रिडक्शन का जोन है। किसका जोन है? ये ऊपर ही ऊपर वाला रिडक्शन का जोन है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब टेम्परेचर कम होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में मेजर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? मेजर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आंसर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, फिर से आएगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करवाते हैं। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में रिडक्शन होता कैसे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ठीक है, किससे होता है? CO से होता है।
प्रोसेस क्या होता है, Fe2O3 आप लेते हो, वो Fe3O4 में कन्वर्ट होता है, वो FeO में कन्वर्ट होता है और फाइनली Fe में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे 8/3 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 है। तो 3 स्टेप में हो गया, Fe2O3 से Fe3O4 में आए, Fe3O4 से FeO में आए और FeO से आप Fe में आए। ठीक है, क्लियर है। स्लैग फॉर्मेशन का जोन मैंने आपको बता ही दिया था, मिडिल पार्ट ऑफ द फर्नेस होता है। जो CO2 होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड Fe3O4 को FeO बना देता है और FeO को Fe बना देता है। तो ये जो हमारी FeO है, ठीक है, हम यहाँ पे लाइमस्टोन भी डालते हैं, हम यहाँ पे CaO भी डालते हैं, वो SiO2 के साथ मिलके CaSiO3 का स्लैग बना देता है। CaSiO3 का स्लैग बनता है, आयरन रिडक्शन में CaSiO3 का स्लैग बनता है। ये फ्यूजन का जोन है, ठीक है, ये कंबस्टन के जोन के जस्ट ऊपर रहता है। आयरन मेल्ट हो जाता है और नीचे नीचे हर्थ में आता है, स्लैग लाइटर होने के कारण ऊपर रह जाता है। इसकी रिफाइनिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। आप पडलिंग प्रोसेस करा सकते हो, आप बेसिमराइजेशन करा सकते हो, आप ओपन हार्थ करा सकते हो, या फिर आप LD प्रोसेस करा सकते हो। चारों में से आप कोई सा भी प्रोसेस करा सकते हो, ये आपको चारों याद करने हैं। इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, नहीं पूछा जाता, नाम पूछ लिया जाता है। पडलिंग कर सकते हो, बेसिमराइजेशन कर सकते हो, ओपन हार्थ कर सकते हो और LD प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन काफी सिंपल है। हम बॉक्साइट का ओर लेते हैं, ये Al2O3 यहाँ पे हम लेते हैं, Al2O नहीं है। बॉक्साइट दो तरह का होता है, रेड बॉक्साइट लाल या सफेद। अगर Fe2O3 की इंप्योरिटी है, ये अपना जंग होता है, आयरन में जंग लग जाता है ना, वो लाल लाल होता है, इसलिए ये Al2O3 को भी लाल बना देता है। या व्हाइट बॉक्साइट, रेत, इसको सफेद बना देती है। तो आप बायर प्रोसेस या हॉल प्रोसेस करते हो, ठीक है, किस केस में, रेड बॉक्साइड के केस में। व्हाइट बॉक्साइड के केस में आप सरपेक का प्रोसेस करते हो, व्हाइट बॉक्साइड के केस में आप क्या करते हो, सरपेक का प्रोसेस करते हो। ये दोनों याद कर लो, ये याद करना है। अगर रेड बॉक्साइट है तो बायर प्रोसेस या हॉल प्रोसेस यूज करोगे 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके। व्हाइट बॉक्साइट है तो सरपेक प्रोसेस यूज करोगे। इससे आपको Al2O3 मिल जाएगा। आप इसका रिडक्शन किससे कराओगे, हेल-होराल्ड प्रोसेस से। इससे आपको इम्प्योर Al मिलेगा। ठीक है, उसको आप हूप्स प्रोसेस से प्योर कर लोगे, आपको प्योर Al मिल जाएगा। ठीक है, हॉल-हेराल्ड प्रोसेस में याद करने की चीज क्या है कि हम Na3AlF6 डालते हैं क्रायोलाइट या CaF2 डालते हैं फ्लोरस्पार, जिससे मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो प्योरिफाइड Al2O3 को हम किस में मिक्स करते हैं, या तो आप क्रायोलाइट यूज कर लेते हो या फ्लोरस्पार यूज कर लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर आता है। ठीक है, सरपेक प्रोसेस का क्या मतलब है, ये हमारे काम का नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर रेड बॉक्साइट हुआ तो आप रेड बॉक्साइट के केस में आप हॉल प्रोसेस या बायर प्रोसेस यूज करोगे, व्हाइट बॉक्साइट हुआ तो सरपेक प्रोसेस यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है। अराउंड 2100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप Al2O3 का मिक्सचर बनाते हो, Al2O3 का मिक्सचर बनाते हो किसके साथ, Na3AlF6 क्रायोलाइट के साथ या फिर CaF2 फ्लोरस्पार के साथ। तो ये काफी अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर बन जाता है। क्लियर है। इसका सेटअप कुछ ऐसा दिखता है, यहां पे ये लिक्विड और इधर से निकल जाता है। आप स्टील के एनोड बनाते हो, ग्रेफाइट के कैथोड बनाते हो। ठीक है, यहां पे आप बहुत सारी ऑक्सीजन डालते हो। ये पूरा अपना मोल्टन काम चल रहा है। Na3AlF6 प्लस Al2O3 आपने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आपको कैथोड पे तो प्योर मेटल मिलता जाएगा, और क्योंकि यहां से Al+3 निकल के आता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और एल्यूमिनियम बन के निकल जाता है। तो ये तो हमारा हो गया रिडक्शन, किससे, हॉल-हेराल्ड प्रोसेस से। इसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बड़ी स्पेशल है। आप इसको मोल्टन फॉर्म में लेते हो, सब कुछ यहाँ पे मोल्टन है। इस प्रोसेस को बोला जाता है हूप्स प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे ऊपर आप प्योर एल्यूमिनियम की एक पतली सी लेयर लेते हो, बीच में आप सोडियम, बेरियम और एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हो। सोडियम, बेरियम और एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हो और सबसे नीचे इम्प्योर Al लेते हो। यहां पे क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होता क्या है, जो अपने Al+3 है, कौन है, यहां पे बहुत सारे Al+3 होंगे, वो
इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बना लेते हैं। इन दोनों लेयर के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। ये वाली बीच वाली हरी वाली लेयर और नीचे वाली ब्लू वाली लेयर, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। Al+3 का आदान प्रदान चलता रहता है। जितने Al+3 ऊपर आते हैं उतने ही नीचे आते हैं। पर आपने क्या किया, एक गड़बड़ कर दी, आपने इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस कर दिया। क्यों? क्योंकि एक Al+3 अब ऊपर चला गया, तो यहां पे Al+3 की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही कम हुई तो ली शैटेलियर प्रिंसिपल बीच में आ जाएगा। उसने बोला कि यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया। यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे तो यहां से Al+3 सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, यहां से Al+3 सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो कितना प्यारा प्रोसेस हो गया। इम्प्योर Al था, Al+3 खुद तो प्योर है, आयन तो प्योर है, वो ऊपर जाना शुरू हो गया, यहां से और ऊपर जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये लेयर तो होती जाती है पतली, ये लेयर तो उतनी रहती है, और ये लेयर होती जाती है मोटी ऊपर वाली। तो सारा इम्प्योर Al निकल के प्योर Al की तरफ चला जाता है ली शैटेलियर प्रोसेस से। ठीक है, ली शैटेलियर प्रोसेस से ये सारा का सारा Al+3 ऊपर जाके प्योर होता जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपको मैंने समझा ही दिया। एनोड पे Al गिविंग Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन। लेड का हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं भाई? गलेना है तो पहले आप फ्रॉथ फ्लोटेशन कराओगे। दो तरीके होते हैं, कार्बन रिडक्शन करा लो या सेल्फ रिडक्शन करवा लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या कराते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसी से तो हमने सीखा था भाई, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर रिडक्शन कराना होता है। तो या तो कार्बन रिडक्शन करवा लो या सेल्फ रिडक्शन करवा लो। ठीक है, तो PbO+C, Pb लिक्विड, FuSiO2 स्लैग का फॉर्मेशन हो गया। CaCO3 भी यहाँ पे इंप्योरिटी होती है, वो भी स्लैग बना के बाहर। PbO और PbS, तो PbO और PbS में रिएक्शन हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। पैरेलली हम इसको कार्बन से भी रिड्यूस करा लेते हैं। दो तरह के प्रोसेस यूज करते हैं, या तो लिक्वेशन, मैंने आपको बताया था लेड का लिक्वेशन कैसे करते हैं, या फिर बेट्स इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर हम क्या यूज करते हैं, बेट्स इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, बेट्स इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज करते हैं। याद क्या करना है, आप H2SiF6 यूज लेते हो और जिलेटिन यूज लेते हो, PbSiF6 भी आप यूज लेते हो। ये तीनों चीजें आपको याद करनी है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो हमको याद करना होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमको याद करना होता है। जिलेटिन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? आंसर आएगा बेट्स इलेक्ट्रोलिसिस या बेट्स इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या आंसर आएगा? बेट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आएगा, बेट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यहां पे आएगा। ठीक है, जिलेटिन कहां पे यूज होता है? बेट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज होता है। क्यों? विस्कोसिटी एडजस्ट करने के लिए, जिससे हमारी आयनिक मोबिलिटी अच्छी रहे, जिससे हमारी आयनिक मोबिलिटी अच्छी रहे। लेड का एक्सट्रैक्शन हम PbSO4 से भी कर सकते हैं, क्रशिंग हाइड्रेशन करा लो, लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन, एक ही बात है। सीखा था ना हमने ग्रेविटी सेपरेशन, पानी का फव्वारा मारते हैं और हैवी होने के कारण नीचे आ जाता है, इंप्योरिटीज हल्की होने के कारण पानी के फव्वारे के साथ बाहर चली जाती हैं। फिर आप कैल्सिनेशन कराते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सल्फेट है तो उसका कैल्सिनेशन होगा। फिर आप कार्बन रिडक्शन कराते हो और फिर आप बेट्स प्रोसेस करा लेते हो। मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन हर बार MgCl2 से ही होता है। चाहे आप कार्मेलाइट लो इतना बड़ा सारा, आपको इससे क्या बनाना पड़ेगा? MgCl2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसका कॉन्सेंट्रेशन कराओगे और क्रिस्टलाइजेशन करा लोगे तो आपको MgCl2 मिल जाएगा। आप फिल्ट्रेशन कराने के बाद MgCl2 को अलग कर लो, वो MgCl2.6H2O के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप अगर मैग्नेसाइट से भी बनाना चाहते हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? MgCl2। कोई सा भी और ले लो मैग्नीशियम का, बनाना MgCl2 ही पड़ेगा। ठीक है, बनाना हमको क्या पड़ेगा? MgCl2 ही बनाना पड़ेगा, MgCl2 ही हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, MgCl2 ही बनाना पड़ेगा हमको। जो मैग्नीशियम का प्योरिफिकेशन होता है वो किससे होता है?
वो MgCl2 से होता है। किससे होता है? MgCl2 से होता है। ठीक है, किससे होता है? MgCl2 से होता है। आप कोई सा भी और ले लो, मैग्नेसाइट अगर आपने लिया MgCO3, MgCl2 बना लो। MgCl2 से तो हमको करना आता ही है। सी वाटर में MgCl2 होता है, आप पहले उसको प्योरीफाई करने के लिए MgOH होल्ड वाइज बनाते हो, फिर वापस से MgCl2 बना लेते हो। ये काफी इम्प्योर होता है, तो इसको प्योरिफिकेशन के लिए इस तरह से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना MgCl2। ठीक है, पर आप अगर MgCl2.6H2O को, अच्छा अब यहां से क्वेश्चन बनता है, अब ध्यान देना जरा। आपके पास अगर MgCl2.6H2O है, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आपके पास MgCl2.6H2O है, अगर आप इसको डायरेक्टली हीट कर दोगे तो आपको MgO मिल जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं? ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ विच गैस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ विच गैस हीटिंग इज डन वाइल प्योरिफिकेशन ऑफ MgCl2। आंसर आ जाएगा ड्राई HCl। ठीक है, आप एनाइडर से MgCl2 की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करा लो। आप सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को भी यूज करते हो एज इलेक्ट्रोलाइट्स। किसको यूज करते हो? MgCl2 के अलावा आप NaCl और CaCl2 को भी यूज करते हो। इससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्लियर है? टिन का एक्सट्रैक्शन हम कैसे कराते हैं? कैसेटराइट या टिन स्टोन से कराते हैं। ठीक है, मेजर इंप्योरिटीज क्या होती है भाई? SiO2 होती है, Fe और Cu के सल्फाइड्स होते हैं, और वोल्फ्रामाइट होता है। वोल्फ्रामाइट एज ए इंप्योरिटी बहुत कम जगह पर ही यूज होता है, पर यहां पे यूज होता है। आप वोल्फ्रामाइट क्या होता है? मैग्नेटिक होता है। वोल्फ्रामाइट इज मैग्नेटिक, तो जहां पे भी ओर या इंप्योरिटी में से कोई भी एक मैग्नेटिक होता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कराते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तो सब में होती है। फिर आप रोस्टिंग करवाओगे। ठीक है, आप क्या कराओगे? इसकी रोस्टिंग आप इसकी कराओगे। ठीक है, CuS + 2O2, CuSO4 आपको देगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉपर की इंप्योरिटी होती है और आयरन की इंप्योरिटी होती है। तो हमारा जो ओर है, हमारा ओर एक ऑक्साइड है। ऑक्साइड होने के बावजूद भी हम इसकी रोस्टिंग करा रहे हैं। यार अगर हमारा ओर एक ऑक्साइड है, अगर हमारा एक और ऑक्साइड है, तो यार हमको क्या कराना चाहिए था? हमको कैल्सिनेशन करवाना चाहिए था। फिर भी हम रोस्टिंग करवा रहे हैं। फिर भी हम रोस्टिंग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये जो इंप्योरिटी है ये मानेंगी नहीं, इसको हमको CuSO4 और FeSO4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम कैल्सिनेशन की जगह क्या करवा लेते हैं? रोस्टिंग करवा लेते हैं। फिर हम लीचिंग कर देते हैं केमिकल मेथड से, फिर हम वॉशिंग कर लेते हैं। तो रनिंग वाटर से इसको वॉश करते हैं, इंप्योरिटीज हट जाती हैं। कार्बन से इसका रिडक्शन करवा लेते हैं कुछ इस तरह से, तो हमको मोल्टन टिन मिल जाता है। फाइनली इसका लिक्वेशन या फिर पोलिंग या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हम इसको कर लेते हैं। और H2SO4 को भी यूज किया जाता है। ठीक है, H2SO4 को भी यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, भाई ये हमारा मेटलर्जी का रिवीजन समाप्त। रिवीजन मेटलर्जी का समाप्त। ठीक है।